इस वीडियो में रसायनों के भौतिक बलों के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रसायन के जैविक बलों के सिद्धांत डिस्कस कर लिए हैं, मूलदाब सिद्धांत डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो रसायनों की प्रोसेस को पूर्णतया समझा पाया है। अब आज देखते हैं हम रसायनों के भौतिक बलों के सिद्धांत। तो रसायन के भौतिक बलों के सिद्धांत ये कहते हैं कि रसायन की प्रोसेस में निर्जीव आपके पास में भाग होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से भाग महत्वपूर्ण है? निर्जीव भाग महत्वपूर्ण है। और निर्जीव भागों में भौतिक बल जनरेट होंगे। इनमें क्या होंगे? भौतिक बल जनरेट। और ये भौतिक बल ही आपके पास में रसायन की प्रोसेस को समझाने में योगदान देते हैं। अब देखो यहाँ पे रसायन में के भौतिक बलों के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत आता है अंतःचूषणवाद। क्या आता है? अंतःचूषणवाद। अंतःचूषणवाद की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं ये सिद्धांत कि रसायन की जो प्रोसेस में होती है उसमें जाइलम वाहिका वाहिनिका की भित्तियां यूज में आती है। अर्थात रसायन की जो प्रोसेस हो रही है वो आपके पास में किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है? जाइलम वाहिका और वाहिनिकाओं की भित्तियों के द्वारा होती है। ये भित्ति बड़े ध्यान रखना। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों बताया कि जो भित्ति है ये कैसी है? कोलाइडी है ना। ये भित्ति कोलाइडी प्रकृति के है। और कोलाइड आपके पास में ये कैसे होते हैं? जल प्रिय। और जल प्रिय है तो मैंने इससे पहले अंतःचूषण सिद्धांत बताया था कि कोलाइड या जल प्रिय कोलाइडों के द्वारा जल को क्या किया जाता है? अधिशोषित किया जाता है। और इसके द्वारा ही क्या होता है? रसायन की प्रोसेस होती है। तो ये कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिकाओं की भित्तियां हैं। और इनमें आपके पास में कोलाइडी प्रकृति होने के कारण ये जल का आपके पास में परिवहन करने में योगदान देती है। परंतु आपको पता है फॉल्ट ये आता है कि जो अंतःचूषण दाब होता है, इम्बिबिशन प्रेशर होता है, ये काफी अधिक होता है। और अधिक होता है तो ये जल को बांधे रखता है। क्या करता है? जल को बांधे रखता है, जिससे आपके पास में जल का परिवहन नहीं हो सकता है। ये बताया था वान सेच ने। किसने बताया था? वान सेच। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? वान सेच। और ये सिद्धांत भी गलत है। ये सिद्धांत भी क्या है? रॉन्ग। अब उसके बाद में दूसरा सेकंड सिद्धांत आता है आपके पास में केशिकावाद। भौतिक बलों में सेकंड सिद्धांत क्या आता है? केशिकावाद। अगर केशिकावाद को डिस्कस करें तो ये सिद्धांत को मैं लिखूंगा गिवन बाय, किसने दिया? ये बोहेम ने। किसने दिया? बोहेम। ये कहते हैं कि जो जाइलम वाहिका, देखो निर्जीव की बात करें तो जाइलम वाहिका और वाहिनिका क्या होती है? निर्जीव, इसलिए बार बार जाइलम वाहिका वाहिनिका ले रहे हैं हम। जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका, ये दोनों जो संरचनाएं हैं ये केश नलिका या केशिका नली की भांति व्यवहार करती है। कोशिका नहीं, देखो केशिका नली। तो ये केशिका नली की तरह व्यवहार करती है। आप क्या कह रहे हैं कि जाइलम वाहिका और वाहिनिका क्या करती है? केशिका नली की भांति व्यवहार करती है। अब ये केशिका नली की भांति व्यवहार करती है तो आपको पता है जब केशिका नली को किसी भी पात्र या जलीय पात्र में डुबोया जाता है तो जल, उसके जो जल का ऊंचाई होती है उससे ऊपर आ जाता है। तो ये मानते हैं कि जब मृदा जल में ये पौधे की जड़ें जाती है तो जैसे जाइलम में जल आएगा उसके बाद में जल की जो ऊंचाई होती है उससे ऊपर क्या होता है? जल का परिवहन होता है। किसके कारण? केशिका नली की भांति जाइलम वाहिका वाहिनिका व्यवहार करती है इस कारण। परंतु यहाँ पर ये कहते हैं कि अपवाद में इसके द्वारा केवल 1 मीटर तक जल का ऊपर की ओर परिवहन हो सकता है। जल का परिवहन हो सकता है। और आपको पता है पौधों की लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है, तो ये पूर्णतया समझा नहीं सकता। केवल 1 मीटर ऊंचाई तक जो जल स्तंभ है उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग 1 मीटर ऊपर तक आपके पास में जल का परिवहन हो सकता है, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत भी क्या हो जाता है? रॉन्ग। और साथ में कहेंगे कई पौधों की जो वाहिका व वाहिनिका का व्यास ज्यादा होता है केशिका नली की अपेक्षा, तो वहां पर भी ये सिद्धांत क्या जाता है? फॉल्ट में जाता है।
तो आप ये ध्यान रखना, केशिकावाद किसने दिया? बोहेम ने। अंतःशोषणवाद किसने दिया? वानसेच ने। ये कोई जाइलम की वाहिका वाहिनिका की भित्ति को इंपोर्टेंट मानते हैं। ये उसका जो व्यास होता है वो कहते हैं कि इसका व्यास केश नली के बराबर ही है, इस कारण केशिकात्व का गुण पाया जाएगा और केशिकात्व के गुण के द्वारा जल का ऊपर की ओर परिवहन होगा। अब इसके बाद में थर्ड जो सिद्धांत आता है वो आता है श्रृंखलावाद। क्या आता है? श्रृंखलावाद। श्रृंखलावाद ये सिद्धांत दिया है जेमिनी ने। किसने दिया है? जेमिनी का सिद्धांत है। एक वैज्ञानिक है जेमिनी, इन्होंने श्रृंखलावाद देते सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जाइलम वाहिका और वाहिनिका, ये देखते हैं, मैंने कहा ये जाइलम वाहिका या वाहिनिका मैंने बना दी है, इसका अंदर का व्यास इस प्रकार दिखेगा। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि एयर बबल होंगे। क्या होंगे? एयर बबल। मैंने कहा ये एयर बबल बना देता हूं मैं, ये एयर बबल बना दिए मैंने। किसमें क्या बनाया है? जाइलम वाहिका में वायु के बबल बना दिए। ये वायु के बबल हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा इनके बीच बीच में क्या होते हैं? जल के अणु होते हैं। क्या होती है? जलवाष्प होती है, जल के अणु होते हैं। तो ये क्या है? जल के अणु। अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये वायु के बबल होते हैं, एयर बबल, ये ऊपर की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। वाहिका वाहिनिकाओं में ऊपर की ओर गति करेंगे, तो जल के अणु भी इनके साथ क्या करते हैं? ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। और ये सिद्धांत दिया श्रृंखलावाद। देखो मैंने कहा वायु के बबल और जल के अणु के क्या बन गई? श्रृंखला। और इससे रिलेशन क्या निकला? श्रृंखलावाद। तो जेमिनी ने क्या कहा कि जाइलम वाहिका और वाहिनिकाओं में क्या होता है कि वायु के बुलबुले और साथ में जल के अणु, इनका एक श्रृंखला बनी हुई थी। जैसे जैसे बुलबुले ऊपर उठेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जल के अणु भी ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। और ये सिद्धांत भी रसारोहण के प्रोसेस को नहीं सका। तो ये तीनों सिद्धांत आपके पास में कहीं ना कहीं गलत हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है रसारोहण का, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहां पे आता है वाष्पो उत्सर्जन कृष्णवाद। वाष्पो उत्सर्जन कृष्णवाद, या आता है ससंजनवाद। क्या आता है? ससंजनवाद सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसी के द्वारा लगभग रसारोहण के प्रोसेस को समझाया गया है। तो ये सर्वाधिक व्यवहारिक है, सही भी बोल सकते हैं। और व्यवहारिक सिद्धांत आपके पास में क्या है? वाष्प उत्सर्जन कृष्ण सिद्धांत या ससंजनवाद, ट्रांसपिरेशन पूल सिद्धांत बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन पूल सिद्धांत। अब यहाँ पे कहें ससंजनवाद या रसारोहण का जो आपके पास में समझाने का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये गिवन बाय डिक्सन व जोली। किसने दिया है? डिक्सन व जोली। और देखो पेपर में ये डायरेक्ट इस नाम से पूछा जाता है कि डिक्सन जोली के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे रसारोहण से। ये रसारोहण को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत है जो किसने दिया है? डिक्सन और जोली ने। अब ये डिक्सन या जोली क्या कहते हैं कि रसारोहण की प्रोसेस के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया और ये समझाए। देखो मैंने कहा कि ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। डिक्सन जोली ने क्या कहा कि रसारोहण में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। और वाष्पोत्सर्जन आप एक, मैंने कहा कि एक नलिका लेंगे। मैंने कहा ये नलिका है जो वाहिका वाहिनिका की भांति व्यवहार करेगी। और मैंने कहा इसमें क्या है? ये जल है। अब अगर मैं कहूं इस नलिका के ऊपर की ओर मैं इसके यहां पर कोई स्पंज का टुकड़ा रख देता हूं। क्या रख देता हूं? स्पंज का टुकड़ा रख देते हैं यहां पे। तो ये स्पंज का टुकड़ा मैंने इस प्रकार यहां पे रख दिया है, ठीक है। ये स्पंज है। क्या है? स्पंज। देखो समझना ध्यान से, स्पंज। अब मैंने कहा इसमें पानी की बूंदें थी और यहां पे भी आप देखते हैं कि जल नलिका में भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ है। अब क्या होता है कि जब इस पूरे के पूरे उपकरण या पात्र को एक हवा में रखा जाए या पंखे के नीचे रख देते हैं, तो जैसे जैसे यहां जल का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। आपको पता है
एक मुक्त जो सतह होती है वहां से जल का क्या होगा, वाष्पीकरण। ये जल यहां से आउट होगा। तो आप इन्होंने देखा कि जैसे जैसे इस जल का यहां से आउट हो रहा है वैसे वैसे इस नलिका के अंदर भी जल ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जल कहाँ मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, जैसे वाष्पोत्सर्जन में होता है। तो ये कहा इन्होंने कि कहीं न कहीं इस वाष्पीकरण को जो इन्होंने संबंधित माना वो किससे माना है, वाष्पोत्सर्जन से। किससे माना है, वाष्पोत्सर्जन से। और ये कहते हैं कि जैसे जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो एक अटूट स्तंभ बनता है। क्या बनता है, अटूट स्तंभ, जल स्तंभ बनता है, हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम उत्पन्न होता है जिसके द्वारा रसारोहण की प्रोसेस संपन्न होती है। इस प्रयोग के द्वारा समझाया इन्होंने। अब ये किस प्रकार होता है देखो समझो, मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है। देखो यहां अगर बात करूं मैं कि ये प्लांट का आपके पास में अपर पार्ट लीफ कर सकते हैं, और मैंने कहा ये रूट का पार्ट है। किसका है, रूट का पार्ट है, और ये किसका भाग है, लीफ का भाग है। अब देखते हैं आपके पास में, तो डिक्सन जोली ये कहते हैं कि रसारोहण को कंप्लीट करने के लिए 3 दाब उत्पन्न होते हैं या 3 बल उत्पन्न होते हैं। एक तो उत्पन्न होता है ससंजन बल। क्या उत्पन्न होगा, ससंजन बल। दूसरा उत्पन्न होता है आसंजन बल, आसंजन बल। और थर्ड जो उत्पन्न होता है ये उत्पन्न होता है वाष्पो सर्जन कर्षण तनाव या बल कहते हैं। तो ये 3 डिक्सन जोली के इंपोर्टेंट इन्होंने माना कि रसारोहण की प्रोसेस को समझने या रसारोहण की क्रिया के दौरान 3 बल उत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा है, ससंजन बल, दूसरा आसंजन बल, और वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव खिंचाव बल। तो मैंने कहा कि आपके पास में अगर ससंजन बल की बात करूं तो ये ससंजन बल होता क्या है, तो समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा जल के अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, ये जल के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो यहां पे जल के अणुओं के बीच में, जल के अणु के मतलब संसंजन का मतलब समान अणु के, एक्चुअली क्या होता है ये समान अणु के बीच में लगता है। अपने यहां किसको मान रहे हैं, जल को इंपोर्टेंट मान रहे हैं। तो जल के अणु के बीच में आपस में जो बल लगता है वो कहलाता है ससंजन बल। और मैंने कहा ये ससंजन बल क्या करता है, अटूट जल स्तंभ का निर्माण करता है। तो ये अटूट जल स्तंभ का निर्माण करेगा। तो यहां पे कहेंगे अटूट जल स्तंभ का निर्माण कौन कर रहा है, ससंजन बल कर रहा है। और ये दाब बहुत अधिक होता है, आप ये कहेंगे 45 से 207 एटीएम तक ये दाब बल उत्पन्न होता है, यह दाब उत्पन्न होता है जिससे आसानी से जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है। तो इतना फोर्स होता है तो आसानी से टूटता नहीं। तो अटूट जल स्तंभ का निर्माण किसने किया, ससंजन बल। किसके बीच में लगा हुआ है, जल के अणु के बीच में। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूं आपके पास, ये वाहिका और यह वाहिनिका की मैंने लुमेन या गुहा बनाई है। तो मैं कहूंगा कि इसमें जो H2O है, ये H2O है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, H2O। कौन से बल के द्वारा, ससंजन बल के द्वारा। अब मैंने कहा कि ये ससंजन बल हो गया। आसंजन बल, मैंने कहा जल के अणु H2O का किसके साथ में अटैच है, कोशिका इसकी भित्ति के अटैच में, किसके है, भित्ति। तो ये जाइलम वाहिका या वाहिनिका की भित्ति के साथ में एक अटैचमेंट और होगा। तो ये कहूंगा ये जल के अणु किसके साथ भी जुड़े हुए हैं, ये वाहिका और वाहिनिकाओं की भित्ति के साथ भी क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो ये कहलाता है आसंजन बल। इसका मतलब जल के अणुओं का किसके, वाहिका और वाहिनिका की भित्ति से जो जुड़ाव होता है वो क्या कहलाएगा, आसंजन बल। और ये क्या करता है, इस जल स्तंभ का रख रखाव करता है। तो जल स्तंभ का रख रखाव करने का काम कौन करेगा, आसंजन बल करेगा। कौन करेगा, आसंजन बल। तो 2 चीजें होगी, जल के अणु के बीच में कौन सा लगा, ससंजन। जल के अणु और इसकी भित्ति के बीच में कौन सा बल लगा, आसंजन बल। ये दोनों आपके पास में एक हाइड्रोस्टेटिक प्रणाली विकसित की है, या जल स्तंभ सिस्टम को, जो हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम का निर्माण किया है। अब ये यहां पे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब एक जल स्तंभ बन गया। अब यहां पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव। ये बल देखो समझो आप, तो इस डायग्राम को समझना। देखो
मैंने कहा ये जनरेट होता है किससे? वाष्पोत्सर्जन से। किससे जनरेट होगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण जनरेट होगा। और ये एक प्रकार का खिंचाव बल है। क्या है? खिंचाव बल है। और जो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर की ओर से जो पत्तियों से जल को ऊपर की ओर, जैसे अपन पानी कुएं से पानी निकालते हैं ना बाल्टी की सहायता से, तो उसी प्रकार जल को खींचा जाता है पत्तियों के द्वारा ऊपर। तो यहां पे जल को खींचा जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। अब देखो कैसे। मैंने कहा ये नेगेटिव बल किस प्रकार कार्य करेगा। मैंने कहा ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा से जल बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा ना। तो यहां पे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा से होती है। जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा तो पता है आपको कि इन रक्षक कोशिकाओं से जल क्या हो जाएगा? आउट। ये जल क्या हुआ है? आउट। तो आप ये कहेंगे कि जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें क्या हो गई है? जल की कमी। जल की क्या हो जाएगी? कमी। तो ये सेल में क्या हो रही है? द्वार कोशिकाओं में जल की कमी। देखो यहाँ पे समझना कि जो ये जीसी है, गार्ड सेल है, इनमें जल की क्या होगी? कमी। तो ये जल की कमी क्यों हुई है? वाष्पोत्सर्जन के कारण इनका जल बाहर निकल गया। इसका मतलब इनकी क्या हो गई है? डीपीडी बढ़ गई है। क्या हो गई है? डीपीडी बढ़ जाती है। अब इस डीपीडी को कंट्रोल करना चाहेगी ये। जीसी क्या करेगी? डीपीडी को कंट्रोल करेगी। और डीपीडी को कंट्रोल कौन करेगा? ये मीजोफिल की सेल है। इन मीजोफिल की कोशिकाओं से जल किस में आएगा? इन द्वार कोशिकाओं में आएगा। तो मीजोफिल सेल से जल, अब ये जल की कमी को पूरा किससे करेगी? तो मैंने कहा ये जल की कमी को पूरा करती है मीजोफिल सेल से। किससे करेगी? मीजोफिल सेल से, पर्णमध्युत्व कोशिकाओं से। और मैंने कहा पर्णमध्युत्व कोशिकाओं में भी अब डीपीडी बढ़ेगी ना, तो इनमें डीपीडी बढ़ जाएगी। तो ये किससे पूरा करेगा इसकी जल की कमी को? तो ये करती है शिराओं से। जो पर्ण में शिराएं पाई जाती है उनसे पूरा पूर्ति करती है। और ये शिराएं किससे जुड़ी हुई है? जाइलम से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? जाइलम। तो आप एक फ्लो देखना, गार्ड सेल से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाहर निकला, जल की कमी हो गई। और जल की कमी हो गई तो इन्होंने इसकी डीपीडी बढ़ी। और डीपीडी को पूरा किससे कर रही है? डीपीडी को कंट्रोल मीजोफिल कोशिकाओं से जल लेकर डीपीडी को शांत किया। अब मीजोफिल कोशिकाएं जल को किससे लेगी? शिराओं से। और शिराएं किससे जुड़ी हुई है? जाइलम से। तो यहां पर एक फ्लो बन गया है पूरा का पूरा। और मैंने कहा ये लीप का जाइलम है भाई। किसका जाइलम है? लीप। और ये लीप का जाइलम जुड़ा रहता है स्टेम के जाइलम से। और स्टेम का जाइलम किससे जुड़ा हुआ है? रूट के जाइलम से। देखो मैंने कहा ये लीप के जाइलम है। किसका जाइलम है? लीप का जाइलम। और लीप का जाइलम किससे जुड़ा हुआ है? स्टेम के जाइलम से। ये पूरा का पूरा स्टेम का जाइलम है। ठीक है। तो मैंने कहा अगर लीप के जाइलम में जल की कमी होती है तो इस जल की कमी को पूरा करने के लिए कहां से पूरा किया जाएगा? स्टेम के जाइलम से। और स्टेम के जाइलम में एक आपके पास में तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो ये तनाव और खिंचाव बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया? रूट तक पहुंचा। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन बना रखा है मैंने, ये क्या है? रूट का। तो ये रूट के जाइलम से जल की आपूर्ति करेगा। अब रूट के जाइलम से जल को खींचेगा तो अब जल की कमी इसमें हुई रूट के जाइलम में। और रूट के जाइलम में जैसे जल की कमी होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पेरिसाइकिल की सेल से लेगा जल। तो पेरिसाइकिल की सेल से जल, फिर पेरिसाइकिल की किससे लेगी? पाथ कोशिकाओं से। पाथ कोशिकाएं किससे लेगी? कोर्टेक्स सेल से। कोर्टेक्स सेल से जल लिया जाएगा तो ये किससे लेगा? रूट हेयर से जल को लेता है। और रूट हेयर कहां से जल लेगा? सोइल वाटर से। कहां से लेगा? सोइल वाटर से। तो एक खिंचाव बल उत्पन्न हुआ है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा जल को जड़ों से खींचा जाता है। किससे खींचा जाएगा? जड़ों से खींचा जाता है। और आप ये कहेंगे कि जड़ों को जिसे खींचते हैं तो अब एक दिमाग में बात आती है कि क्या इसको जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो क्या यह ब्रेक नहीं हो सकता है कि जल का? मैंने कहा यहां से खींच गए जल के अणु, नीचे के नहीं खींच पा रहे हैं, तो फिर वह आता है संसंजन बल का काम। ये संसंजन बल काफी पावरफुल बल है और ये आसानी से टूटता नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि फिर एक और क्वेश्चन है कि हवा बहुत तेज चलती है तो ये जल स्तंभ ब्रेक भी तो हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि जल स्तंभ को ब्रेक होने से रोकने के लिए यहाँ पे कौन है? आसंजन बल है, जो इसको भित्ति से जल के अणु को बांधे रखने का काम करता है। तो इस प्रकार सबसे व्यवहारिक जो मत आया है ये डिक्सन जोली का
का मत आया और इन्होंने कहा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा एक बल उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव, जिसके द्वारा एक जल स्तंभ जो ससंजन आसंजन बल ने बनाया था उस स्तंभ को ऊपर की ओर खींचा जाता है। और ये इस प्रकार जल स्तंभ को कहां तक पहुंचा जाए, तनाव को कहां तक पहुंचाया जाता है, जड़ के जाइलम तक पहुंचाया जाता है और रसारोहण की प्रोसेस क्या होती है, संपन्न होती है। अब इसके पक्ष में प्रमाण देखो, इसके सपोर्ट करने वाले प्रमाण क्या है। एक तो वाष्पो उत्सर्जन बढ़ता है, जैसे ये बढ़ा तो रसारोहण भी बढ़ता है। क्या होता है, रसारोहण भी बढ़ता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो रसारोहण, इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन से संबंध है किसका, रसारोहण का। तो इस प्रकार आपके ये सिद्धांत में आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।